नमस्कार। उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हमने प्रयास किया है हाल फिलहाल की उन सभी घटनाक्रमों को आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाने का जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी। तो देखिए, हाल ही में इस चीज की घोषणा हुई थी, है ना। इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने की बात कही गई थी मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और ये जो स्थापित किया जा रहा है, ये विश्वविद्यालय कहाँ किया जा रहा है? दुर्ग जिले में। ठीक, दुर्ग जिले में पाटन जो विकास खंड है, वहां पर एक गांव है सांकरा, वहां पर इस विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाएगा। ठीक, तो याद रखेंगे इसको कि महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ है? दुर्ग जिले में स्थित है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, एक युद्ध कोरोना के विरुद्ध अभियान किस जिले में चलाया जाएगा। ठीक, तो देखिए, ये जो एक युद्ध कोरोना के विरुद्ध ये जो अभियान है वो चलाया जाएगा बेसिकली राजनांदगांव जिले में। ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो नगर निगम है हमारा राजनांदगांव, ठीक, उसके अंतर्गत कुल 51 जो वार्ड हैं वहां से कुल 5000 सैंपल लिए जाएंगे और उनकी कोरोना लैब में टेस्टिंग की जाएगी। ठीक, जिससे कि हमको एक वृहद आंकड़ा प्राप्त हो सकेगा इस मुहिम से जुड़ा हुआ। ठीक, तो याद रखेंगे कि ये जो एक युद्ध कोरोना के विरुद्ध अभियान है वो कहाँ चलाया जा रहा है? राजनांदगांव जिले में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ठीक, देखिए, सबसे पहली बात तो ये छत्तीसगढ़ में ये ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। ठीक, तो ये चर्चा में क्यों है भाई? ठीक, बात यही आती है ना कि ये चर्चा में क्यों है जब ये छत्तीसगढ़ में ही नहीं है। तो देखिए, अभी हाल ही में हमारे कैबिनेट के एक मिनिस्टर हैं अमरजीत भगत जी, ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, जनजातीय विश्वविद्यालय है बेसिकली, ठीक है, जहां पर जो जनजातीय संस्कृति है उससे संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती है। तो इन्होंने एक लेटर लिखा है जिसमें कहा है कि छत्तीसगढ़ में भी इस जनजाति से संबंधित जो शोध संस्थान है उसकी स्थापना हमारे सरगुजा में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपको प्रश्न पूछ रहा है कि ये यूनिवर्सिटी है कहां, तो ये है बेसिकली अमरकंटक में, याद रखेंगे इसको। ठीक, और इसके शोध संस्थान की स्थापना अगर वो प्रस्ताव पारित हो जाता है, या यूं बोले कि अगर वो लेटर स्वीकृत हो जाता है, तो कहां पर स्थापित किया जाएगा? सरगुजा में स्वीकृत किया जाएगा। ठीक है, इससे लाभ क्या होगा? जो छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति है उसको वैश्विक करने का एक अवसर होगा, क्योंकि बाहर से विद्यार्थी आएंगे, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। ठीक है, चलिए, तो याद रखेंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ है? अमरकंटक में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व विधायक श्री लुईस बेक का निधन हो गया है। ठीक, उनका संबंध था, अच्छा, आपको पूछ रहा है कि इनका संबंध जो था वो कौन सी विधानसभा सीट से था। ठीक, तो लुईस बेक जी जो थे वो पूर्व विधायक हैं, किस सीट से? जसपुर विधानसभा सीट से। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्वर्ती कृषि का संबंध है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन में है धान की खेती से, गेहूं की खेती से, वानिकी से या परतदार खेती से। तो देखिए, अंतर्वर्ती खेती किसको कहा जाता है? अंतर्वर्ती खेती का मतलब होता है, जो आपने एक वर्ड सुना होगा, मल्टी लेयर फार्मिंग। ठीक है, तो मल्टी लेयर फार्मिंग को ही क्या कहा जाता है? अंतर्वर्ती कृषि कहा जाता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि जमीन के नीचे से लेकर के ऊपर तक फसल ली जाती है, जैसे जमीन के नीचे हो गया हल्दी हो गया, है ना, या अदरक हो गया, आलू हो गया, इस प्रकार की फसल, फिर उसके ऊपर में भाजी वगैरह की फसल, फिर उसके ऊपर में जो नार वाला बोलते हैं ना, जो नार हम लोग, ठीक है, करेला हो गया, सेमी हो गया, है ना, लता युक्त जो पौधे होते हैं, ठीक, उनकी फसल, और एक फसल ली जाती है ऐसी फसलें जो एक पेड़ के रूप में विकसित होती हैं, जैसे कि पपीता हो गया, मुनगा हो गया। ठीक है, तो अंतर्वर्ती कृषि जो है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो किससे जुड़ा हुआ है? परतदार खेती से। ठीक है, लेयर फार्मिंग जिसको बोलते हैं, मल्टी लेयर फार्मिंग, ठीक है, वहां से जुड़ा है। ठीक,
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है। तो चलिए भाई, ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। आप कमेंट बॉक्स में हमको बताओ कि छत्तीसगढ़ की वर्तमान में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है भारतीय बाल कल्याण परिषद नई दिल्ली द्वारा प्रदान किए जाने वाले राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार हेतु अधिकतम आयु कितनी होती है। देखिए, राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार जो है वो ऐसे युवक युवतियों को दिया जाता है, ऐसे बच्चों को दिया जाता है जो जिन्होंने कोई बहादुरी का कार्य किया हो और किसी की प्राण रक्षा की हो। ठीक है, तो इसके लिए अधिकतम आयु होती है कितनी, 18 वर्ष की। ठीक है, 18 वर्ष से कम होना चाहिए बालक बालिकाओं की। ठीक है, इसके लिए बाकायदा आवेदन किया जाता है और उसके तहत फिर चुना जाता है उन आवेदनों में से और उनको प्रदान किया जाता है राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार। एक प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है कि किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है या किस परिषद के द्वारा। तो ये भी याद रखेंगे, भारतीय बाल परिषद नई दिल्ली के द्वारा ये जो राष्ट्रीय बाल बहादुरी पुरस्कार है ये प्रदान किया जाता है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है मरवाही विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव संपन्न होने हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में कितने संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। ठीक, देखिए, ये संवेदनशील मतदान केंद्र क्या होते हैं, ऐसे मतदान केंद्र जहां पर किसी अप्रिय घटना के होने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, चाहे वहां पर नक्सली हिंसा हो, ठीक है, या अन्य कोई ऐसी घटना जिससे कि जान माल को क्षति हो सके, ठीक, होने का खतरा हो, तो उसको कहा जाता है क्या, संवेदनशील मतदान केंद्र। ठीक, तो मरवाही विधानसभा क्षेत्र, ठीक है, आपको पता होगा कि मरवाही विधानसभा क्षेत्र में अजीत जोगी जी जब उनकी डेथ हुई उसके बाद से फिर वो विधानसभा क्षेत्र क्या है, खाली है। ठीक, तो अब वहां पर उपचुनाव होने वाला है। ठीक, और इसके संबंध में 9 तारीख को अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके अंतर्गत कुल मतदान केंद्र, ऐसे मतदान केंद्र कितने हैं जहां जो संवेदनशील हैं, कुल हैं 126 मतदान केंद्र। ठीक है, 126 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो संवेदनशील मतदान केंद्रों की श्रेणी में आते हैं। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में मरवाही विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव संपन्न होने हैं। इस विधानसभा क्षेत्र की विशेषता है कि, अच्छा, ये विशेषता क्या है ये पूछ रहा है। तो पहला है आपके पास, इस विधानसभा क्षेत्र में शहरी मतदाता नहीं है, सभी मतदाता ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक, दूसरा है, इस विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण मतदाता नहीं है, सभी मतदाता शहरी क्षेत्र से संबंधित है। तीसरा है, इस विधानसभा क्षेत्र में तृतीय लिंगी मतदाता नहीं है। चौथा है, इस विधानसभा क्षेत्र में पुरुष मतदाताओं की संख्या महिला मतदाताओं की संख्या से अधिक है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि इस विधानसभा क्षेत्र में तृतीय लिंगी मतदाताओं की संख्या अगर बोले तो 4 तृतीय लिंगी मतदाता हैं। मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो ये क्या हो गया, आपका गलत हो गया। ठीक, और इस विधानसभा क्षेत्र में पुरुष मतदाताओं की संख्या महिला मतदाताओं की संख्या से अधिक है, ये कथन भी गलत है, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर महिला मतदाताओं की संख्या क्या है, अधिक है पुरुष मतदाताओं से। ठीक, महिला मतदाताओं की संख्या यहाँ पर लगभग 97,000 के आसपास है, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या लगभग 93,500 के आसपास है। ठीक, तो वहां पर महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। ठीक, अब आपको ये दोनों ऑप्शन में देखना है, इस विधानसभा क्षेत्र में शहरी मतदाता नहीं है बोल रहा है। ठीक, हाँ, ये जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर शहरी मतदाता नहीं है, सभी मतदाता किससे संबंधित है, ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक, तो आपका ऑप्शन ए सही उत्तर है, क्योंकि ये जो मरवाही विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर शहरी मतदाता नहीं है, यहाँ पर सारे जो मतदाता हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, ग्रामीण मतदाताओं के अंतर्गत। ठीक है, या ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हैं। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है राज्य विधानसभा हेतु अभ्यर्थियों की खर्च की अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित की गई है। तो देखिए, विधानसभा में जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, विधानसभा चुनाव या उपचुनाव जब होते हैं तो इसके लिए खर्च की अधिकतम सीमा कितनी होती है, 28 लाख रुपए। याद रखेंगे, ये उपचुनाव हो रहा है। ठीक, तो इसके मद्देनजर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, इसके अलावा जिस दिन अधिसूचना जारी होगी उसके बाद से अभ्यर्थी है उसके पास या उसके किसी रिलेटिव के पास
50,000 से अधिक कैश के रूप में नहीं होना चाहिए। ये भी एक क्राइटेरिया रखा गया है भाई, याद रखिए। ठीक, कि अधिकतम कितना हो सकता है कैश? 50,000 रुपए। ठीक, ये इसलिए किया जाता है ताकि चुनाव में होने वाले भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। ठीक है, इसके लिए जो भारत निर्वाचन आयोग है वो समय समय पर इन सब चीजों को देखता रहता है, इन पर निगरानी रखा रहता है। ठीक, तो इसके अंतर्गत दो डेटा याद रखेंगे कि अधिकतम सीमा कितनी है 28 लाख रुपए, और अधिकतम कैश रखा जा सकता है कितना? 50,000 रुपए। तो ये थे हमारे प्रश्नोत्तर श्रृंखला के आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, YouTube पर कमेंट करें, उत्तर बताएं अपना, और हमसे निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।